my dear students. So today we will be studying the second chapter of history. Till now we have completed 3 chapters in SST, that is one chapter each in history, civics and geography. So this is the last, this is not the last chapter, but this is the second last chapter. After this we will be completing one more chapter of geography, and then your PT1 syllabus will be completed. So today we will be studying the second chapter of history, that is emergence of new kingdom. What is the meaning of emergence? Coming up. कौन से नए नए न्यू किंगडम्स एमर्ज हुए. ओके, सो टेक आउट योर बुक्स. और ये कौन सा टाइम पीरियड था, किस टाइम पीरियड के बारे में हम बात करेंगे? 700 AD से लेके 1200 AD तक. So early medieval period saw the rise of powerful regional kingdoms both in the northern and southern India. These kingdoms continuously fought with each other to establish their control over northern India and to build an empire. Medieval period में basically क्या था कि बहुत सारे न्यू किंगडम्स एमर्ज हो रहे थे. बहुत सारे पावरफुल किंगडम थे नॉर्दर्न में भी और सदर्न इंडिया में भी, जो क्या चाह रहे थे कि अपना कंट्रोल, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया पे और अपना एम्पायर बिल्ड करना. So after the death of Harshvardhana, the powerful empire he had established in the northern India in 7th century disintegrated and was divided into a number of new states, each with its new territory, language and culture. The most important of these rulers were the Palas in the east. अब क्या था, जो हर्षवर्धन जो थे वो रूलर थे, बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर रूलर थे, और वो मिडिवल पीरियड के रूलर थे, और उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था नॉर्दर्न इंडिया में. लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया का जो उनका किंगडम था, जो एम्पायर था, वो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया था. और बेसिकली हर एक जो टेरिटरी थी उसका अपना कल्चर था, अपनी ही लैंग्वेज थी. अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर्स थे इस टाइम पे वो कौन कौन से थे? ईस्टर्न साइड पे पालास थे, फिर गुर्जराज, प्रतिहाराज, ये कहाँ पे थे? वेस्टर्न साइड पे थे. राष्ट्रकूटास जो थे वो डेक्कन पे थे. इवन जो चोलास थे वो साउथ में थे. अंडरलाइन दीज from the most important of these rulers were the Palas in the east, the Gurjars, Pratiharas in the west, and Rashtrakutas in the Deccan, and the Cholas in the south. Underline it. और इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो किंगडम था वो कौन सा था? राजपूत किंगडम था, ठीक है. और इसमें जो चाहमनाज, या जो आज हम जिन्हें चौहान्स बोलते हैं, उनका अर्लियर नेम था चाहमनाज, were the most powerful. राजपूत्स में भी these regional kingdoms were involved in a continuous struggle for power. अब इन लोगों में आपस में खुद ही स्ट्रगल चलती रहती थी. किस वजह से? कि ताकि वो अपने आप को पावरफुल शो कर सके. फिर अब आता है आपका नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में कौन थे? गुर्जर प्रतिहारास जो थे were a branch of Gurjar tribe that came to India from Central Asia. They ruled over Avanti and parts of southern Rajasthan. In the 8th century AD, the Gurjars came into prominence when Nagabhatta defeated the Arabs and prevented them from further advancing into the Indian subcontinent. जो गुर्जर प्रतिहारास थे वो कहाँ से आए थे? वो किसकी ब्रांच थी? जो गुर्जर ट्राइब थी वो सेंट्रल एशिया में, इंडिया में फ्रॉम सेंट्रल एशिया से आई थी, तो ये उसकी ब्रांच थी. और ये इन्होंने क्या क्या रूल किया था? अवंती और जो पार्ट्स ऑफ सदर्न राजस्थान को रूल किया था. फिर 8th सेंचुरी AD में क्या हुआ था कि जब गुर्जर्स प्रोमिनेंस में आए, कब आए थे? जब नागा भट्ट जो थे उन्होंने किसको डिफीट किया था, किसको हराया था? अरब्स को हराया था, और उन्होंने रोका था ताकि वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अरब्स और अंदर ना आ सकें. तो जो प्रतिहारास थे रूल फॉर 3 centuries. द इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी फाइनली लेड टू द फॉल ऑफ देयर किंगडम. अब इन लोगों ने कितना रूल किया, कितने ईयर्स? जो प्रतिहारास थे उन्होंने 3 centuries, दैट मीन्स 300 ईयर्स रूल किया. फिर फाइनली क्या हुआ? जब महमूद ऑफ गजनी आए तो उन्होंने इनको हरा दिया. फिर जो प्रतिहारास थे वो ग्रेट पेट्रन्स ऑफ आर्ट, क्राफ्ट, लर्निंग एंड स्कल्पचर. दे बिल्ड मेनी टेम्पल्स एंड बिल्डिंग. अब जो प्रतिहारास थे उनको आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और बिल्डिंग्स बनवाए. और द ग्रेट संस्कृत पोएट जो थे राजा शेखरा बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ
महेंद्रपाला ही रोट काव्य मीमांसा। अब आते हैं पालास। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, बंगाल विटनेस्ड अ पीरियड ऑफ इंटरनल डिसऑर्डर। इन द 8th century AD, Gopala, the Pala ruler, was elected by the people as the king to put an end to the political chaos. अब क्या हुआ जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई तो बंगाल में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इंटरनल डिसऑर्डर्स हो गए, कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई मैनेजमेंट नहीं था। तो तब लोगों ने क्या किया, 8th century AD में जो लोगों ने गोपाला जो थे उनको अपना रूलर इलेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो किस लिए इलेक्ट किया था कि इतने सारे जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो ही सक्सेसफुली पुट एन एंड टू द चाउस, रीस्टोर्ड पीस एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पाला डायनेस्टी। अब इन्होंने क्या किया, सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कर दिया, सबको अच्छे से प्रॉपरली मैनेज कर दिया, सब प्रॉपर मैनेजमेंट हो गया, प्रॉपर डिसिप्लिन हो गया, सब लोग प्रॉपरली मतलब जो उनका जो किंगडम था वो अच्छे से चलने लगा, स्मूथली वर्क करने लगा। तो इसलिए फिर यहाँ से उन्होंने किस चीज़ की, कौन सी डेनेस्टी फाउंड करी, वो जो किसके कौन सी डेनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे, पाला डेनेस्टी। फिर लेटर किंग एक्सटेंडेड पाला रूल ओवर असम, नेपाल एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना किंगडम बढ़ाना शुरू किया। कहाँ कहाँ किया, पहले वो सिर्फ बंगाल में थे, फिर उसके बाद उन्होंने असम, नेपाल और पार्ट ऑफ उड़ीसा में। फिर दे एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो। फिर उन्होंने अपने ट्रेड मतलब बिजनेस कहाँ कहाँ शुरू किया, साउथ ईस्ट एशिया तक लेकर चले गए। फिर महाबोधि टेम्पल इन बोध गया वॉज बिल्ड बाय देवपाला, वन ऑफ द पावरफुल किंग ऑफ द पाला डायनेस्टी। टुवर्ड द एंड ऑफ 12th century, the Pala kingdom passed on to the Muslims due to his successor who were weak and could not control the kingdom. जो महाबोधि टेम्पल है गया में, वो बोध गया में, वो किसने बनवाया था, देवपाला, जो एक बहुत पावरफुल पाला किंग थे। फिर उसके बाद जब 12th century का एंड होने लगा तो पाला जो किंगडम है वो किसके हाथ में चला गया, मुस्लिम डायनेस्टी के हाथ में चला गया। क्यों, क्योंकि जो लास्ट पाला किंग थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे, उनसे रूल नहीं कर पा रहे थे वो, तो इसीलिए वो वहाँ से चला गया। फिर आता है आपका डेक्कन। जो डेक्कन के जो रूलर थे वो कौन से थे, राष्ट्रकूटास। तो द राष्ट्रकूटास वर द रूलर्स ऑफ द डेक्कन। दे रोज टू प्रोमिनेंस इन 8th century AD अंडर द दांती वर्मन, ऑल्सो नोन एज दांती दुर्गा, द फाउंडर ऑफ हिज डायनेस्टी। तो सबसे पहले जो राष्ट्रकूटा की जो डायनेस्टी के जो रूलर थे वो कौन से थे, दांती दुर्गा। He came to power after defeating the Chalukyas of Badami। अब वो पावर में कब आए थे, जब उन्होंने किसको हराया था, जो बदामी के जो चालुक्यास थे उनको हराने के बाद, उनको डिफीट करने के बाद वो रूल में आए थे या पावर में आए थे। और जो राष्ट्रकूटा वर ग्रेट वॉरियर्स, वो बहुत अच्छे सोल्जर्स थे, लड़ने वाले, बैटल लड़ने वाले थे। फिर कृष्णा फर्स्ट, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्षा एंड इंदिरा थर्ड वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी। दे हैड कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट विद द चालुक्यास एंड द पल्लवास ऑफ कांचीपुरम। अब इनकी जो थी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती थी, किनके साथ, चालुक्यास के साथ और पल्लवास के साथ। कहाँ की, कांचीपुरम के। दे ऑल्सो फॉट विद द प्रतिहारास एंड पालास ओवर द कंट्रोल। यस, अब ये जो थे किसके साथ इन्होंने, और पालास और प्रतिहारास के साथ भी लड़े, इन्होंने बैटल फॉट करी थी। किस वजह से, ताकि जो कन्नौज था, कन्नौज इस टाइम पे कहाँ पे प्लेस है, कानपुर के पास है, उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद आता है एट द रॉयल कैपिटल वॉज लोकेटेड एट मालखेड इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। अब उनका जो कैपिटल था वो कहाँ पर था, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पे सिचुएटेड था। बाय द एंड ऑफ 10th century द राष्ट्रकूटास पावर बिगैन टू डिक्लाइन। द राष्ट्रकूटास वर great patrons of art and literature. King Amogh Varsha first was a great scholar who composed कवि राजा मार्गा कन्नड़ बुक ऑन पोएट्री। मतलब ये लोग जो थे ये बहुत ज़्यादा आर्ट और कल्चर को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो उनकी ना बहुत अच्छी अच्छी बुक्स और पोएट्स, मतलब पोएम वाली बुक्स भी हैं, और इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बिल्ड करवाए हैं एलोरा में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो कौन सा है, कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा में है। और फिर उसके बाद जो टेम्पल्स इन द एलिफेंटा केव्स इन मुंबई आर ऑल्सो बिल्ड बाय राष्ट्रकूटास। जो एलिफेंटा केव्स है मुंबई में, वहाँ पर भी जो टेम्पल्स हैं वो भी राष्ट्रकूटास ने ही डेवलप करवाए थे।
फिर जब किंगडम ऑफ राष्ट्रकूटा वॉज प्रॉस्परस एंड मेंटेन ट्रेड रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। अब ये जो किंगडम था ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था, बहुत रिच था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब आराम से रहते थे। तो इन्होंने अपने जो ट्रेड रिलेशन थे वो कहाँ तक बढ़ा लिए थे, दूसरी फॉरेन कंट्रीज तक लेकर चले गए थे। दे पैट्रोनाइज हिंदुज़म एंड ऑल्सो एनकरेज जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड इस्लाम। अब इन्होंने बेसिकली ये लोग हिंदुज़म को मानते थे, लेकिन फिर भी ये इन्होंने एनकरेजमेंट जैनिज्म को भी दिया, बुद्धिज्म को दिया और इस्लाम को भी दिया। मतलब इन तीनों को भी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते थे। दे ऑल्सो अलाउड मुस्लिम मर्चेंट्स टू सेटल इन देयर किंगडम एंड प्रीच देयर रिलीजन और बिल्ड मॉस्क। और उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम्स जो मर्चेंट्स हैं, मुस्लिम मर्चेंट्स कौन, जो मर्चेंट्स कौन होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो सामान एक जगह से लेकर परचेज करते हैं दूसरी जगह लाके सेल आउट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे किंगडम में आके रुकिए, लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बताइए, इवन आप लोग जो हैं अपने लिए मॉस्क भी बना सकते हैं। फिर आता है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। अब कन्नौज जो था वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस थी, जिसके लिए 3 किंगडम्स ने आपस में फॉट किया था। और वो इसलिए क्योंकि 3 लोगों ने इसके साथ 3 किंगडम के बीच में ये बैटल हुई थी, इसलिए इसको ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बोला जाता है। So Kannauj was the capital of Harshvardhana and a very strategic location. Control over Kannauj meant control over the entire Ganga Valley and also the control over the trade and resources of this fertile region. अब लोग इस कन्नौज को ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते थे, क्योंकि जो हर्षवर्धन थे उन्होंने अपना जो कैपिटल बनाया था वो कन्नौज को बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि उसकी लोकेशन इतनी अच्छी थी कि अगर इसके ऊपर कंट्रोल हो गया तो पूरी गंगा वैली पे कंट्रोल हो जाएगा। गंगा वैली का मतलब है बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन है। फिर दूसरा यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, फिर यहाँ से ट्रेड और सारी कंट्रीज में बहुत अच्छे से हो सकता है। सो फ्रॉम द 8th century onward देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज बिटवीन द किंगडम्स ऑफ प्रतिहारास, द पालास एंड द राष्ट्रकूटास। इन तीनों के बीच में 8th century से बैटल शुरू हो गई थी कि कौन इसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। The conflict between these 3 powers over the territory of Kannauj continued for about 200 years तक ये स्ट्रगल चली थी। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि 3 पार्टीज़ के बीच में ये स्ट्रगल हो रही थी, 3 किंगडम्स के बीच में, इसलिए इसका नेम ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बोला गया। So one of the main reason for the struggle was that more territories meant more resources to maintain large armies. However, the conflict weakened all the 3 dynasties and resulted in the decline of 3 kingdoms. अब क्या हुआ, ये इसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ, किसी के पास भी नहीं गया कन्नौज। और फिर कंटिन्यूस स्ट्रगल के बाद तीनों जो पार्टीज़ थी कि तीनों किंगडम्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए कंटिन्यूस स्ट्रगल और बैटल्स की वजह से, और फिर तीनों ही डिक्लाइन हो गए। अब आता है आपका राजपूत। The word Rajput is derived from the Sanskrit word Rajaputra, which means the son of the ruler. So the term generally applies to the warriors who claim to belong to Kshatriya tribes of Aryas, which include the kings as well as the commanders of army and ordinary soldiers. Basically Rajput का meaning क्या है, the son of ruler. तो basically इस उसमें मतलब इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते थे, या तो किंग्स आते थे, या कमांडर्स, या हाई रैंक ऑफिसर्स ऑफ आर्मीज। फिर some believe that they were the descendants of Central Asian tribes. कुछ लोग ये भी मानते थे कि Central Asian tribes के बाद के लोग हैं, और इन्होंने क्या किया है, ये इंडिया में आके सेटल्ड हो गए हैं। फिर some Rajput India after the some Rajput clans claim to belong to सूर्यवंशी क्लैन। अब क्या है, अब इसके अंदर भी कई सारी कैटेगरीज हो गई। एक आ गया सूर्यवंशी। अब सूर्यवंशी कौन थे, वो कहते थे कि सूर्यवंशी कौन है, जो बॉर्न ऑफ सन, जो जिसको किसने फाउंड किया है, लॉर्ड रामा ने। वाइल अदर्स क्लेम टू बिलोंग टू चंद्रवंशी क्लैन, और वो ये बोलते थे कि बॉर्न ऑफ मून, मून से बॉर्न है। और उन्हें किसने फाइंड आउट किया है, लॉर्ड कृष्णा ने। फिर देर आर स्टिल अदर्स हु बिलीव इन द अग्निकुला थ्योरी। अकॉर्डिंग टू देम ब्राह्मणास परफॉर्म द यज्ञ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ड्यूरिंग दैट यज्ञ 4 हीरोज emerged from the sacred fire and they founded the 4 major Rajputs. ओके, अब आता है फिर आपका आता है चौहान्स। चौहान्स ने कौन सा रीजन पे रूल किया था, बेसिकली उन्होंने रूल किया था अजमेर और दिल्ली पे रूल किया था। और चौहान्स द मोस्ट फेमस चौहान रूलर कौन से थे, पृथ्वीराज चौहान।
और इन्होंने कब तक रूल किया था, 1168 से लेके 1192 तक उन्होंने रूल किया था। और उसके बाद उन्हें हराया किसने था, मोहम्मद गौरी ने हराया था उन्हें। कौन से बैटल में, एट द बैटल ऑफ टेरेन इन AD 1191। So however Muhammad Ghori again attacked the next year at the same place, and this time he defeated Prithviraj. This defeat of Prithviraj led to the establishment of Turkish rule in India. फिर उसके बाद 1191 के बाद भी बैटल होने के बाद भी तब भी वो नहीं जीते थे मोहम्मद गौरी। फिर अगेन उन्होंने नेक्स्ट ईयर 92 में 1192 में फिर अटैक किया, तब वो कामयाब हो गए, सक्सेसफुल हो गए पृथ्वीराज चौहान को हराने में। और इसके बाद क्या हुआ, वो लास्ट रूलर थे। फिर उसके बाद उनके हाथ से जो डायनेस्टी थी, किंगडम निकलकर टर्किश लोगों के हाथ में चला गया था। अब टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया। दो अरब्स वर द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर्स हु अटेम्प्टेड टू एंटर इंडिया थ्रू सिंध, दे वर डिफीटेड। इट वर द टर्क्स हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। सबसे पहले मुस्लिम जब एंटर किया था उन्होंने, तो उन्होंने किसके इंडिया में एंटर किया था, सिंध के थ्रू, और वहाँ पे वो हार गए थे। फिर उसके बाद जो तुर्क्स थे, उन्होंने सबसे पहला फाउंडेशन रखा मुस्लिम रूल का इंडिया में। फिर महमूद ऑफ गजनी, ये द रूलर, ये सबसे पहले टर्किश रूलर थे जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था। ही इन्वेडेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू एक्यूमुलेट इंडिया एज वेल। अब वो किस वजह से महमूद ऑफ गजनी क्यों इंडिया में अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि इंडिया जो था वो बहुत ज़्यादा रिच कंट्री था। वो ये चाहते थे कि वो किससे अट्रैक्ट हुए थे, इंडियन वेल्थ से। फिर इनफैक्ट हिज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्लंडर इंडिया रादर देन टू एस्टैब्लिश हिज रूल इन इंडिया। वीक पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया मेड इट ईजी फ्रॉम हिम एज ही डिड नो फेस टफ रेजिस्टेंस। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, बेसिकली जो महमूद ऑफ गजनी थे, वो ज़्यादातर किसको टारगेट करते थे, वो रिच टेम्पल्स को टारगेट करते थे, लाइक थानेसर, कन्नौज, मथुरा और सोमनाथ। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड वॉज द सोमनाथ टेम्पल। With the wealth looted from the Somnath temple, he beautified the city of Ghazni and beautiful buildings, mosques. अब वो क्या करते थे, सबसे बड़ी जो उनकी रेड थी, जो उन्होंने लूटा था चीज़ें, वो कहाँ से लूटी थी, सोमनाथ टेम्पल से। और उसके बाद उन्होंने वो वेल्थ किस चीज़ में यूज़ करी, अपनी सिटी को ब्यूटिफाई करने में, मॉस्क बनाने में, म्यूज़ियम बनाने में, लाइब्रेरी बनाने में और यूनिवर्सिटी बनाने में। He patronized scholars like Al-Biruni and Firdausi. Al-Biruni was sent to India by Mahmud Ghazni. और उनके जो वो थे, उनकी कोर्ट में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, जैसे अल-बरूनी और फिरदौसी। फिर आता है मोहम्मद गौरी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th century AD, मोहम्मद गौरी, रूलर ऑफ द स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान, अटैक्ड India with the intention of conquering India in 1175. They invaded Multan and captured. He then moved to the capture of okay. इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो 1191 में उन्होंने किसको अटैक किया था, पृथ्वीराज चौहान को अटैक किया था। और उसके बाद उनकी जो फर्स्ट बैटल टेरेन में हुई थी, उसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे, डिफीट हो गए थे। फिर 1192 में अगेन उन्होंने एक बड़े तौर पर अच्छे से सारी तैयारी करने के बाद उन्होंने बड़ी आर्मी के साथ दोबारा पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया और उसके बाद वो जीत गए थे, सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन जीत गए थे। देन वेंट टू डिफीट जयचंद ऑफ कन्नौज, एंडिंग द राजपूत रूल इन नॉर्थ इंडिया। फिर उसके बाद वो कन्नौज की तरफ बढ़े और वहाँ पे उन्होंने उनको भी हराया, जयचंद को, और उसके बाद राजपूत रूल नॉर्थ इंडिया से ख़त्म हो गया। फिर गौरी ने किसको अपॉइंट किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया अपना गवर्नर, और जितनी भी कॉन्क्वेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी सब कुछ वो उन्होंने उनको सब दे दी। दो महमूद ऑफ गजनी वॉज ग्रेट मिलिट्री लीडर, मोहम्मद गौरी इज़ रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। अब दो नेम्स हैं, मोहम्मद गौरी और महमूद ऑफ गजनी। अब जो महमूद ऑफ गजनी थे वो बहुत बड़े ग्रेट मिलिट्री ऑफिसर माने जाते थे या लीडर माने जाते थे, लेकिन मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने मुस्लिम
लीडरशिप की, या आप कहें मुस्लिम डिनेस्टी की, या मुस्लिम रूल का फाउंडर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। फिर गजनी इन्वेडेड इंडिया ओनली विद द मोटिव टू प्लंडरिंग इट्स वेल्थ। बेसिकली जो गजनी ने इंडिया को इन्वेड किया था वो सिर्फ उसकी वेल्थ के लिए किया था। फिर गौरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था और उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया। फिर उसके बाद आता है द रीज़न, और किस वजह से टर्क्स जो थे या तुर्क्स जो थे उनका वो सक्सेसफुल क्यों हुए, क्योंकि राजपूत चीफ जो थे वो लोगों को अपने मतलब यूनाइट, उनके अंदर यूनिटी नहीं थी, लेकिन टर्किश फोर्सेस में यूनिटी थी, इसीलिए वो इंडिया में एंटर कर गए। फिर जो टर्किश आर्मी थी वो बहुत बेटर थी इंडियन आर्मी से या राजपूत आर्मी से। सो टर्किश फोर्सेस हैड स्विफ्ट हॉर्सेस विच गिव देम एन एडवांटेज ओवर द एलिफेंट्स इन द आर्मी। अब इंडियन रूलर्स जो थे उनके पास एलिफेंट्स थे, और आपको पता है एलिफेंट्स बहुत हैवी होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। अब जो गौरी थे, जो टर्किश फोर्सेस थे, उनके पास हॉर्स थे। अब हॉर्स तो आपको पता है कितनी तेज़ी से गैलप करते हैं। So with this we have completed this chapter. So by the completion of this chapter we also have completed the syllabus of history, okay, of PT1 syllabus. Now only one chapter of geography is left for to complete the periodic test first syllabus. Thank you so much.